हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज छापामार युद्ध नीति अपनाकर किस प्रकार से विजय प्राप्त करते थे अपने दुश्मनों से। दोस्तों, यहाँ पे छापामार युद्ध को गनीवी कावा नीति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज किसी भी बड़े युद्ध में शामिल नहीं हुए। उन्होंने किसी बड़े संग्राम का भी सहारा नहीं लिया। वे गनीवी कावा मतलब कि छापामार युद्ध में अपनी कुशलता दिखाते रहे। ईसा पूर्व 500 के आसपास युद्ध में पराक्रम करने वाले रोमन योद्धाओं को सेंचुरियन कहा जाता था। ईस्वी सन के 7वें शतक में टेम्पलर नाइट्स को युद्ध कला का पूर्वज माना जाता था। रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े होने के कारण उन्हें टेम्पलर नाइट्स के नाम से जाना जाता था। ईसाइयों की जन्मभूमि यरूशलेम की मुक्ति के लिए लड़े गए युद्ध में टेम्पलर नाइट्स ने क्रूसेड से हसासिन से लड़ाई की। इस समय यरूशलेम पर सलादीन का शासन था। इस युद्ध में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, किंतु हसासिन ने टेम्पलर नाइट्स से उनकी युद्ध नीति सीखी। समय बीतने के साथ युद्ध कला चंगेज खान और तैमूर ने भी सीखी। ये दोनों मंगोल वंशी थे। ये मंगोल वंशी उस मुगलों के पूर्वज थे जिन्होंने सन 1314 के शतक में भारत पर आक्रमण किए थे। 17वें शतक में मुगल एवं राजपूत शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़े। शिवाजी महाराज के सैनिक मावले युद्ध कला में निष्णात नहीं थे। उनके पास युद्ध के लिए जरूरी साजो सामान की कमी थी। उन्हें विविध प्रकार के युद्धों का अनुभव भी नहीं था। सन 2011 में हिस्ट्री चैनल पर प्रस्तुत एक कार्यक्रम में निष्कर्ष निकाला गया था कि सेंचुरियन योद्धाओं की तुलना में राजपूत योद्धा युद्ध कला में अधिक निपुण थे। ऐसे निपुण राजपूत योद्धाओं एवं निडर निष्ठुर मुगल योद्धाओं को मराठों ने धूल चटाई, जो अत्यंत आश्चर्यजनक है। इन बातों से जो सिद्ध होता है वह यही है कि योद्धाओं के लिए विजय प्राप्त करना ही अंतिम श्रेय होना चाहिए। यही ध्येय ही विजय प्राप्त करना है, तो विजय प्राप्त होती ही है। शाहजहां की बीबी मुमताज महल शाइस्ता खान की सगी बहन थी। इस नाते शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खान का उपाधियों सहित पूरा नाम तथा अमीर उल उमराव नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब उर्फ शाइस्ता खान शिवाजी महाराज से 30 वर्ष बड़ा था। शाइस्ता खान हूबहू बादशाह शाहजहां जैसा ही था। उसे दक्षिण के इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसके सामने शिवाजी महाराज की ताकत बहुत ही कम थी। शाइस्ता खान के साथ 77,000 घुड़सवारों की सेना चला करती। उसका तोपखाना हाथी, घोड़ों और ऊँटों पर लादा रहता। पैदल सैनिकों और बर्छी भालों की जैसी गिनती ही नहीं होती थी। तेजी से खेमे लगाने और फर्श बिछाने की कला में पारंगत फरसा खाने में 100 हाथी थे। लड़ाके हाथी 400 थे। बारूद और सामान खींचने के लिए अगणित बैलगाड़ियां थीं। उन्हें खच्चर खींचा करते। खान के साथ 32 कोटी का खजाना था। शाइस्ता खान जहां भी रुकता वह जगह 2 गांव की लंबाई और 1 गांव की चौड़ाई की जितनी विस्तृत हुआ करती। स्वयं शाइस्ता खान का वैभव भी अपरिमित था। विख्यात विश्व यात्री वास्को द गामा ने शाइस्ता खान की छावनी का वर्णन करते हुए लिखा है, शाइस्ता खान अभिमानी था। इस उमराव के पास 2 जबरदस्त सैनिक तंबू थे। हर तंबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 300 हाथियों की जरूरत पड़ती थी। आगे के पड़ाव पर तंबू पहले से तैयार रखे जाते थे। जिस तंबू में शाइस्ता खान के रहने के लिए कमरों की व्यवस्था थी, उसकी लंबाई 60 फीट और चौड़ाई
30 फीट होती थी। तंबू को 15 फीट ऊंचे कपड़े में ढक दिया जाता था। इस कपड़े में लोहे के मजबूत तार बुने हुए होते। सोने का कमरा और खास कमरा तंबू के पिछवाड़े में होता। लाखों फूलों की कुंडलियों को वहां इस प्रकार लगाया जाता था कि शानदार सुगंधित बगीचा तैयार हो जाता। इस्लाम धर्म के मुताबिक रमजान के महीने में रोजे रखे जाते थे। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक शाइस्तन खान की सेना कुछ खाती पीती नहीं और स्त्रियों की संगत नहीं करती। दिन भर उपवास करके रात में पेट भर खाना खाकर शाइस्ता खान की सेना छावनी में गहरी नींद सो जाती थी। चैत्र सुदी अष्टमी के दिन का एक और दृष्टि से महत्व था। इस दिन बादशाह औरंगजेब के राज्य अभिषेक की वर्षगांठ मनाई जाती थी। इस दिन हर प्रहर में प्रहरी द्वारा जोर जोर से नगाड़े बजाए जाते। यह मुगलों की प्रथा थी। ऐसे नगाड़े सुबह 6 बजे से 9 बजे, दोपहर 12 बजे से 3 बजे और 6 बजे से रात्रि 9 बजे, 12 बजे एवं रात्रि 3 बजे बजाए जाते थे। शिवाजी महाराज का इस नियम का अपनी कल्पना शक्ति को लाभ उठाने वाले थे। चैत्र सुदी अष्टमी का दिन आया। महाराज की पूर्ण योजना तैयार थी। उन्होंने 1000 चुनिंदा सशस्त्र सैनिक और 2000 चुनिंदा सेवक अपने साथ लिए। पूना के नज़दीक से गुजरते हुए महाराज ने 400 सेवक और अपने साथ ले लिए। इसमें चिमड़ा जी व बाबा जी बंधु, कोया जी, बांदल चंद जी, जेदे आदि व्यक्ति थे। बची हुई सेना को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक टुकड़ी मोरोपंत पेशवा एवं दूसरी टुकड़ी नेताजी को सौंपी गई। कुछ सैनिक कात्रज घाट में और कुछ कार्यात मावल में फैलाकर रखे गए। बाजी सजेराव जेधे नदी के उस पार के सवारों में थे। महाराज का घोड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी जेधे को सौंपी गई थी। महाराज का जब लाल महल के पास पहुंचे तब रात्रि के 3 बजे थे। खान के डेरे में घुसने की योजना पहले से तैयार थी। उसी के मुताबिक महाराज की सेना की एक टुकड़ी ने रसोई घर में प्रवेश किया। रसोई के पास ही जनान खाना था और जनान खाने के बीच की खाली जगह को मिट्टी और ईंटों से बंद कर दिया गया था। सबसे पहले महाराज ने सभी रसोइयों को मार डाला। मावलों ने जनान खाने और घर के बीच के रास्ते पर काबू किया। मराठा सैनिक जनान खाने में घुसने लगे। जनान खाने की औरतें मर्दों को भीतर आते देख घबराकर चिल्लाने लगीं। शिवाजी महाराज के सभी सैनिक अंदर आ चुके थे। उन्होंने मार काट शुरू की। शाइस्ता खान नींद से जागा है। वह भाला और धनुष बाण लेकर मराठों के सामने आया। 2 मराठे पानी के हौज के पीछे छिपते हुए शाइस्ता खान की ओर बढ़ रहे थे। हौज शाइस्ता खान के सामने ही था। उसने एक मराठे को कसकर बाण मारा। वह गिर पड़ा। तब तक दूसरे मराठे ने शाइस्ता खान ने अपनी तलवार से वार कर दिया। इससे शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया। 2 मराठे पानी के हौज में गिर चुके थे। तीसरे को शाइस्ता खान ने बर्छी मारकर नीचे गिराया। इतने में शाइस्ता खान का बेटा अबुल फतेह खान अपने पिता की मदद करने दौड़ा। शिवाजी महाराज के सैनिक मार काट कर रहे थे। फतेह खान मार काट का शिकार हो गया। मराठे शाइस्ता खान को जान से मार डालना चाहते थे। खान की औरतों ने इस बात को भांप लिया था। उन्होंने सभी दियों को बुझा दिया। अचानक अंधेरा छा गया। उसमें औरतें शाइस्ता खान को निकाल ले गईं। मराठों ने भीषण मार काट मचाई। कुछ पहरेदार जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे। मराठों ने उन्हें मार डाला। कुछ मराठे नक्कार खाने में घुस गए और नक्कारचियों
से बोले कि सभी नगाड़े जोर जोर से बजाए जाएं, ऐसा खान का हुक्म है। नक्कारजी जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। जबरदस्त आवाज़ होने लगी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सभी ओर अंधेरा फैल गया। मराठे तलवार से वार पर वार किए जा रहे थे। 2 औरतें इसकी शिकार हो गईं। एक औरत के इतने टुकड़े हो गए कि दफन करने के लिए उसे टोकरी में भर कर ले जाना पड़ा। एक औरत 30 से 40 घाव होने के बाद भी बच गई। शिवाजी महाराज शाइस्ता खान को खोज रहे थे। महाराज एक डेरे में घुसे। शाइस्ता अपनी औरत के साथ यहीं छिपा बैठा था। महाराज को आते देखकर वह तलवार उठाने लगा। इससे महाराज का ध्यान उसकी ओर गया। महाराज ने अंधेरे में ही वार किया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। शाइस्ता खान मर गया। ऐसा समझकर औरतें रोने लगी। महाराज को भी ऐसा लगा। उन्होंने मराठों को रोक दिया। शोर बहुत पड़ चुका था। खान की सेना दुश्मन आया समझकर तैयार हो रही थी। दरवाजे के पास लोग जमा हो रहे थे। दरवाजे अंदर से बंद थे। मराठों ने एक दरवाज़ा खोला तो लोग अंदर आते हुए पूछने लगे, दुश्मन कहाँ है, दुश्मन कहाँ है। मराठे भी उन्हीं में मिलकर पूछने लगे, गनीम कहाँ है, गनीम कहाँ है, कहते हुए बाहर निकल गए। रात्रि की इस लड़ाई में शाइस्ता खान का एक बेटा, एक जमाता, 12 बीबियाँ, 40 बड़े सरदार, एक सेनापति मिलाकर 55 लोग जान से मारे गए। खुद शाइस्ता खान, उसके 2 बेटे और 8 बीवियां घायल हुई। शिवाजी महाराज के 40 सैनिक घायल हुए और 6 शहीद हुए। घायलों में कोयाजी बांदल थे। उन्हें सीने पर 4 वार लगे थे। महाराज ने उन्हें हिरडस मावल के आलंडे गांव में जमीन देकर पुरस्कृत किया। लाल महल में विचित्र भयपूर्ण वातावरण था। शाइस्ता खान के खेमे में चारों तरफ शोक, उद्वेग व घबराहट फैल चुकी थी। ऐसी घटना की कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। शिवाजी महाराज को सब शैतान का ही दर्जा दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि वे कभी भी कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। सारा देश चकित व भयभीत था। बादशाह औरंगजेब के दरबार व परिवार में दुख के साथ अपमान का भी माहौल छाया हुआ था। शाइस्ता खान की चिंता का एक और छोर नहीं था। वह दुख, हैरत और अपमान के भंवर में डूब गया था। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा था। महाराजा जसवंत सिंह सुबह उससे मिलने आया तो उसने उपेक्षा के साथ उनसे कहा, मुझे तो लग रहा था कि तुम भी दुश्मन से लड़ते लड़ते मारे गए। इस घटना के बाद बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान की बदली बंगाल के सूबे में कर दी। शाइस्ता खान के लिए यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा ही था। उसने बादशाह से गुजारिश की, मुझे दक्षिण में ही रहने दिया जाए। शिवाजी ने धोखे से हमला किया, मेरी उंगलियां काटी, मेरे बेटे को मार डाला, मेरी बीवियों को मार डाला। शिवाजी को खत्म करने का हक मेरा है। मैं या तो उसे खत्म करूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। किंतु औरंगजेब टस से मस न हुआ। उसे शाइस्ता खान पर अब ही यकीन ही नहीं रहा। उसने उसे फौरन बंगाल चले जाने का हुक्म दिया। शाइस्ता खान ने बादशाह से बहुत गुजारिश की कि उसे दक्षिण में ही रहने दिया जाए। यहाँ तक कहा कि शिवाजी के नष्ट होने तक का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। शाइस्ता खान ने दरबार में अपने दोस्तों से कहकर भी औरंगजेब पर दबाव डलवाया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह औरंगजेब ने कहा कि शाइस्ता खान अपना विवेक खो चुका है। शिवाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अगर वह दक्षिण में रहा तो हमारी सेना तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे।